Good afternoon, students. Again, you are most welcome on the platform of Shahid Pramod B.Ed College and for the course of BSc B.Ed integrated course. Subject is Physics Part 1 and today's topic of discussion is Principle of Superposition and Introduction of Gravitational Potential. So, one by one we will discuss today these two topics. So, yesterday I have already given a brief about the principle of superposition. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में हमने क्या बात किया था कि इफ मोर देन वन मास इज अवेलेबल एज अ सोर्स, इफ मोर देन one mass is available as a source, then we find the field, we find the strength, gravitational strength is summation of individual strengths. यानी कि ये ऐसा कहता है कि अगर कोई मास है यहां पे स्मॉल m किसी पॉइंट पे और इसके पास मोर देन वन सोर्स है, दैट इज m1 एंड m2, तो इस पॉइंट का जो स्ट्रेंथ होगा दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज E। इसका मतलब यह है कि ये सोर्स अपनी तरफ एक फील्ड लगाएगा E2 और यहां पे ये लगाएगा E1, तो ये जो E होगा दैट इज EP, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P, दिस विल इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड फॉर दिस पर्टिकुलर केस ड्यू टू दिस M1 द स्ट्रेंथ विल बी हाउ मच, Gm1 upon r square, and if this distance is r1 and r2, so this r square will be reduced to r1 square and E2 will be Gm2 upon r2 square, and finally potential field strength at point P is equal to Gm1 r1 square plus Gm2 r2 square, and this is nothing but principle of superposition in the gravitational field. तो आपको अगर लिखने की जरूरत है definition तो you can write down on your own, or I think there is no need to write everything, something has to be understood. कुछ तो ऐसा चीज है जो आपको समझना पड़ेगा, आप समझ जाइए, बाद में आप लिखते रहेंगे। आप ऐसा आदत मत बनाओ कि मैं हर एक चीज बोर्ड पे लिखता रहूंगा और आप उसको नोट डाउन करते रहें। दिस इज वन ऑफ द वीकनेसेस। तो अगर आप यहां पे समझ गए हो तो आप खुद से परिभाषा बना सकते हो, डिफिनेशन आप उसको बना सकते हो। जब मोर देन वन मास इज अवेलेबल एज अ सोर्स, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल फील्ड स्ट्रेंथ इन द पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये एग्जांपल दे दो। ओके, नाउ कल जो मैंने एक चर्चा किया था कि अगर कोई सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मीन्स क्या, जितने भी उसके साइड्स हैं या जितने भी डायरेक्शन है सब में सेम मास है और सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आर एक्टिंग टुवर्ड्स ऑल द डायरेक्शन, देन इट इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। तो फॉर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर व्हाट शुड बी द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर। And this is related to this principle of superposition, that's why I am talking this.
कि अगर कोई सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड सपोज दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड्स A and all the 3 points the identical mass m is here, so it is symmetrical because sides are same and all the 3 points the mass is also same. So at the center what should be the potential field strength? Can anyone tell me? This is nothing but 0. यानी कि कोई भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो 0 होता है। कैसे 0 होता है? लेट अस सी। अगर इसको और हम थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे, यानी कि यहां पे 3 सोर्स है, M M एंड M, यानी कि इसके सेंटर से यहां पे भी एक स्ट्रेंथ लगेगा फील्ड, यहां पे भी एक होगा, यहां पे भी एक होगा, यानी कि टुवर्ड्स इट्स सोर्स देयर विल बी फील्ड स्ट्रेंथ लाइक E1, E2 एंड E3। इस फिगर को अगर मैं यहां पे थोड़ा सा अलग से बनाऊं, ऐसा, तो अब मुझे बताओ कि यहां पे जो E होगा फाइनल वो 0 कैसे होगा? ये 0 साबित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो E1 है, E2 एंड E3, इसका यहां पे जो कंस्टिट्यूएंट निकलने वाला है इसको निकालना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई एंगल में अगर कोई फील्ड स्ट्रेंथ लग रहा है तो उसके 2 कंस्टिट्यूएंट होगा, जिसको हम E1x बोलेंगे और इसको हम E1y बोलेंगे। इसका डायरेक्शन इधर होगा। लाइक वाइज E2 का भी यहां पे E2x होगा और ये क्या होगा? E2y होगा। करेक्ट? नाउ व्हाट शुड बी दिस एंगल? इफ यू आर हैविंग नॉलेज ऑफ ट्रायंगल, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 120। अगर ये 120 है इसका मतलब ये 60 होगा। और ये भी 60 होगा। So in that case, what should be E1x? That is E1 sin 60। और यहां पे E1y क्या हो जाएगा? E1 cos 60। In the same way, यहां जो E2x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? E2 sin 60। और यहां जो E2y हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? E2 cos 60। करेक्ट? So since ये जो मैग्नीट्यूड है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, देखो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा ड्यू टू अपोजिट रिएक्शन। यानी कि जितना यहां पे स्ट्रेंथ इधर लग रहा है उतना स्ट्रेंथ यहां पे लग रहा है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। जो मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट M, ये मैंने वहां पे डिस्क्राइब किया है कि अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो बोथ आर सेम इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो बचा क्या?
बचा ई है। तो चूंकि ये दोनों जो इसका कंस्टिट्यूएंट है जो y डायरेक्शन में है, दैट इज E2y एंड E1y, दिस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो दोनों ऐड हो जाएगा। जब दोनों ऐड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, E2 cos 60 और प्लस E1 cos 60। और ये मैं E1, E2 और E3 की बात कर रहा हूं, ये तीनों तो एक ही है, E, ये अलग अलग नहीं है, ये तीनों E ही है। ड्यू टू सिमेट्रिसिटी ऑफ दिस, तीनों जो पोटेंशियल है वो दोनों सेम होगा। तो सिंस E2 इज ऑल्सो इक्वल टू E और cos 60 का वैल्यू 1/2 और E1 इज ऑल्सो इक्वल टू E, दैट इज E इंटू 1/2। सो ये दोनों मिलकर क्या हो गया, E। यानी कि फाइनली वी गॉट द पोटेंशियल इन दिस डायरेक्शन एज E। यानी कि अब रिड्यूस कैसा हो गया, एक ऊपर की तरह E लग रहा था और यहां पे जो E1, ये जो E था, इस दोनों का जो फाइनल कंस्टिट्यूएंट ये वाला निकला, ये भी E आ गया जो अभी हमने डिराइव किया है। और विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट दैट इज द सेंटर ऑफ अ equilateral triangle, so this will also be cancel out due to the same magnitude and opposite direction. This both strength will cancel out. इसका मतलब ये है कि जब कैंसल आउट हो जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा, जीरो। क्या बचेगा, जीरो। इसका मतलब ये है कि एट दिस पॉइंट सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो जीरो होगा। आया समझ में? वो जीरो साबित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। और ये जो दोनों E है उसका हमको दोनों कंस्टिट्यूएंट निकालना पड़ेगा। वन विल बी इन x डायरेक्शन, अदर विल बी इन y डायरेक्शन। और सिंस वी नो द एंगल बिटवीन दिस टू दैट इज 120 और बीच से जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा उस दोनों को इक्वली डिवाइड कर देगा, दैट इज 60। इसके बाद ये वाला कितना हो जाएगा, E1 sin 60, यहां पे E2 sin 60। सिंस बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट सो बोथ विल कैंसल आउट और यहां पे ये दोनों जुट जाएगा, दैट विल इक्वल टू E एंड दिस E विल बी कैंसल आउट विद दिस E एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच the gravitational field strength at the center is 0। इसका मतलब है कि आप कुछ भी ले लो, जैसे आप एक सर्कल ले लो, सर्कल इज ऑल्सो अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और अगर उसके सेंटर पे अगर आप E निकालोगे तो वो जीरो आएगा। निकाल के देखो, करके देखो, मैं ऐसा बोल रहा हूं, हम पे विश्वास मत करो, आप करके देखो घर पे। इफ दिस इज अ स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑल्सो सिमेट्रिकल। अगर यहां पे अगर आपको सेंटर पे P निकालना है, E निकालना है तो डेट ऑफ जीरो। अगर ये सबका मास बराबर है तो यहां पे ये चारों लगेगा और जैसा आपने इस ट्रायंगल में किया है वैसा आप यहां भी कर सकते हैं। यू कैन ट्राई आउट और ट्राई करने के बाद आपको जो रिजल्ट निकलेगा वो मुझे शेयर करो कि वेदर यू गॉट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर इज जीरो और नॉट। ओके, नाउ व्हाट वी टॉक्ड कि इफ यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर देन इट बिकम्स जीरो। लेकिन अगर ऐसा आपको पूछा जाए कि सेंटर पे नहीं किसी और पॉइंट में निकालना है, तब कैसे निकलेगा? सपोज फॉर द सेम एग्जांपल, if this is equilateral triangle having mass m, सबका साइड A है और अगर ये पूछा जाए कि इस पॉइंट पे इसके जो मिडिल है, मिडिल यहां पे इस दोनों का जो मिडिल है वहां पे
ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, यहां पे E का वैल्यू कितना होगा, तब कैसे निकालोगे? सिंपल है। देखो यहां पे भी 3 सोर्स है, यानी कि ये भी अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा और एक ये भी अपनी तरफ खींचेगा। चूंकि ये सेंटर में है और ये दोनों सिमेट्रिकल है, अगर हम इस पॉइंट का मिडिल पॉइंट ले तो ये और ये जो E है वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अलग अलग है। तो बचेगा क्या? इस पॉइंट पे केवल एक ही तो बचेगा, दैट इज M। और चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमको ये रेडियस निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस से ये अपनी तरफ खींचेगा। तो सिंस दिस इज ए एंड दिस इज ए, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस? अगर आप ट्रायंगल का अगर रूल जानते हैं तो अगर इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो ये a/2 होगा। इसका मतलब अगर इसको हम x लेते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? √a² माइनस a²/4, यानी कि √3a/2। इस डिस्टेंस का मतलब कितना हो जाएगा? √3a/2। एंड दिस x इज नथिंग बट रेडियस, दैट इज r। तो इस पॉइंट पे चूंकि यहां का फील्ड स्ट्रेंथ तो कैंसल आउट हो चुका है, तो ये जो फील्ड स्ट्रेंथ होगा टुवर्ड्स m, दैट विल बी नथिंग बट Gm/r²। सो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो Gm दैट इज स्मॉल m अपॉन r की जगह पे आ जाएगा √3a/2 होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4Gm/3a²। This is the gravitational field strength at this point। तो आप निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट का, आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अब नहीं निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ द लास्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू डिस्कस, और ये एग्जांपल सोल्व करते ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी जो मैंने आपको बताया, दिस इज फॉर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। जहां पे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, वहां पे एक चीज इजी क्या होता है कि आपका मैग्नीट्यूड सेम आ जाता है, तो आपको कैंसल आउट करने में दिक्कत नहीं होती है। केवल आपको मैथमेटिकली फाइंड आउट करना है फील्ड स्ट्रेंथ के कॉन्स्टिट्यूएंट को। लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं रहेगा, हर जगह रास्ता सीधा नहीं मिलेगा, कुछ तिरछा मिलेगा, लेकिन आपको जाना तो है। सो यू विल हैव टू फाइंड द वे, यानी कि आपको ऐसे अपने आप को बनाना है कि आप किसी भी रास्ते पे जा सको। तो इन केस इफ यू आर हैविंग अ केस ऑफ नॉन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, नॉन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट? सपोज देयर आर 2 सोर्स, यहां पे m है और यहां पे 4m है। देखो ये ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है, और जैसे ही ये बड़ा है और ये छोटा है तो ये क्या हो गया? नॉन सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं। अब मुझे ये बता सकते हैं कि इसका जो फील्ड स्ट्रेंथ है वह कहां पे 0 होगा? मैं उल्टा पूछ रहा हूं। अगर ये दोनों m होता, अगर ये भी m होता, ये भी m होता, तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता। और इसके सेंटर पे अगर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर पे इसका जो अगर P पॉइंट है तो यहां पे इसका जो इलेक्ट्रिकल ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितना हो जाता? 0। क्यों 0 हो जाता? बिकॉज ये दोनों सिमेट्रिकल है, सेम मास इज हियर। जिस फोर्स से ये इधर खींचेगा उसी फोर्स से ये इधर खींचेगा, और जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। लेकिन यहां पे सेम केस है क्या? हाँ,
कहीं ना कहीं जीरो होगा, इट्स फिक्स। बिटवीन दीज टू समवेयर द फील्ड स्ट्रेंथ विल बी जीरो, लेकिन वो पॉइंट हमको मालूम नहीं है, और हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि इसके सेंटर में होगा। सेंटर में इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? यानी कि हमको एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो जाए। तो कैसे निकालेंगे, समझाओ, टेल मी, दिमाग लगाओ। तभी इसमें हम दिमाग लगाएंगे कि सपोज एट पॉइंट पी, इस दोनों के बीच में एक पॉइंट कंसीडर कर लो, कहीं भी, मुझे उसका पोजीशन अभी मालूम नहीं है, कहीं भी इन बिटवीन दोनों के बीच में होना चाहिए, जहां पे उसका फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है। ऐसा सपोज कर रहे हैं, ऐसा सपोज कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में सपोज करना पड़ता है, फिजिक्स में सपोज करना पड़ता है। और ये जो डिस्टेंस है ये सपोज कर लो x है, और ये जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर है। क्या है? 9 सेंटीमीटर है। ये चीज दिया हुआ है कि ये जो दोनों मासेज है m और 4m, उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर है। तो ये पूछा जा रहा है कि m से कितनी दूरी पर, m से कितनी दूरी पर उसका जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो जीरो हो जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन। यानी कि x का वैल्यू निकालना है, और यू आर हैविंग ऑप्शन A, B, C एंड D। एक में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, एक में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एक में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और एक में दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ये चारों में से कौन सा वैल्यू होगा? ये क्वेश्चन रहेगा। यू आर हैविंग 4 ऑप्शंस A, B, C, D। दिस क्वेश्चन माइट बी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो कैसे निकालेंगे? तो सपोज ए पॉइंट P व्हिच इज द डिस्टेंस x फ्रॉम दिस M, ये कितना हो जाएगा? मैथमेटिक्स 9 - x। और इस डायरेक्शन में सपोज कि ये E1 है और इस डायरेक्शन में E2 है, and this will towards the M and 4M, and this is the field strength by this M, small m, and this E2, this is the field strength towards 4M। इसका मतलब यह है कि अगर ये जो पॉइंट P है, अगर वहां पे इसका पोटेंशियल जीरो जो हमने सपोज किया है, इसका मतलब है कि E शुड बी E1 + E2 एंड दैट शुड बी जीरो। इसका मतलब है कि E1 शुड बी -E2, तभी तो ये जीरो होगा ना। लेकिन अगर हम डायरेक्शन को छोड़ दें तो सिंपली E शुड बी इक्वल टू E2। डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ही, वो दिख रहा है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब तो इजी हो गया। यानी कि आप E1 का वैल्यू कैलकुलेट करो, E2 का वैल्यू कैलकुलेट करो और दोनों को इक्वेट कर दो। सो सिंपल। क्या इतना टफ है क्या? नो, नॉट एट ऑल। यहां पे x का वैल्यू आपको मालूम है, यहां पे 9 - x है। इसका मतलब है कि अगर R1 x है, यहां पे मास m है, तो E1 कितना हो जाएगा? Gm अपॉन x स्क्वायर। आई एम राइट? Am I right? E1 is equal to Gm upon x square. What will be E2? E2 के केस में R2 कितना है? 9 minus x. तो E2 कितना हो जाएगा? बोलिए. Gm, m नहीं होगा यहां पे,
4m, क्योंकि यहां m का वैल्यू 4m है, देखिए यहां, तो g इंटू 4m डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, अभी दोनों वैल्यू तो आ गया। E1 कितना है, gm अपॉन एक्स स्क्वायर, और E2 कितना है, g इंटू 4m डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे। तो दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए, gm अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4gm अपॉन 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां पे देखिए gm से gm कैंसिल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब इसको आप शॉर्ट आउट करो, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर दैट इज 4। इसका मतलब है कि 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2। यहां तक समझ में आया क्या, क्या करेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां पे 4x स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को नीचे ला जाएंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसका हम रूट करेंगे दोनों तरफ, तो 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2। तो हम दोनों वैल्यू अलग अलग बराबर करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, यू कैन डू ऑन योर ओन, आप खुद से भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए, एक केस में 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस 2, क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब है यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर जो पॉइंट बनेगा वहां का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 0 होगा, यानी कि व्हाट इज द राइट आंसर, दैट इज बी, दैट इज बी, बी आपका सही आंसर है उसका। अगर हम दूसरा केस लेंगे, यहां प्लस की जगह माइनस करेंगे, तो x इक्वल टू माइनस 9 आ जाएगा, करके देख लो आप। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आप बोलोगे कैसे पॉसिबल नहीं है, x इक्वल टू माइनस 9 का मतलब यह हुआ कि इस P से, है ना, 9 सेंटीमीटर और पीछे की तरफ जाएगा वो, यहां पे वो कोई पॉइंट होगा P, लेकिन यहां पे दोनों का जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम होगा, इसका मतलब दोनों ऐड होना चाहिए, अपोजिट नहीं है। इसका मतलब है x इक्वल टू माइनस 9, ये जो वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब व्हाट इज द राइट आंसर, 3 सेंटीमीटर। कैसे निकला, एक बार फिर समझते हैं। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि नॉन सिमेट्रिकल केस है, और जहां पे ये आपको निकालना है कि फॉर वन पार्टिकुलर सोर्स आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 0, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस केस में आपको एक x सपोज करना है, डिस्टेंस सपोज करना है कि वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ 0 है, और फ्रॉम द प्रिंसिपल सुपरपोजिशन E should be E1 plus E2 and that will equal to 0, means E1 is equal to minus E2. If we ignore the direction, then E1 should be equal to E2. Then you have to find out E1 and E2 separately, because you know the distance and that is m in both the cases. If this distance is given at a 9 centimeter, if one is x, then other will 9 minus x. And with the help of these parameters, you have to find out E1 and E2 separately, and simply you have to equate the same, then you will get the value of x. और जैसे ही आपका x का वैल्यू निकल गया, हो गया आपका आंसर। इतना टफ है क्या? Not at all. So these type of problems you can solve on your own at your home also. Okay. So this is the
gravitational field strength, how to calculate the gravitational field strength in symmetrical as well as non symmetrical area और स्ट्रक्चर, हमने इसका आपको ब्रीफ बता दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, उसके बारे में बात करेंगे. थोड़ा बहुत बात करेंगे, इसके डिटेल्स के बारे में मैं कल बात करूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ दे देता हूं कि ये पोटेंशियल है क्या. अभी आपको ये पता हो गया कि किसी भी पॉइंट पे हमको स्ट्रेंथ कैसे